रेप अपने आप में एक जघन्य अपराध है और अगर कोई ऐसा करता है तो मैं मानता हूँ कि वो पशु से भी बेकार है और उसे चौराहे पर खड़ी करके गोली मार देना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से आज इसका भी मिसयूज़ किया जाने लगा है, कुछ लड़कियों के द्वारा और कुछ पत्नियों के द्वारा। 2013 में अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का आदेश आने के बाद कुछ पत्नियों ने तो अब इसको धड़ल्ले से मिसयूज़ करना शुरू कर दिया है, क्योंकि उन्हें अच्छे से ये समझ में आ गया है कि 498 वाली जो तलवार थी, जिसमें 2013 से पहले एक कंप्लेंट करते ही पुलिस सबको उठा के ले जाया करती थी, अब वैसा नहीं होता है। तो अब इन्होंने एक नया वेपन निकाला और रेप के प्रावधान का मिसयूज़ करना शुरू कर दिया। अब पति पर तो रेप लगा नहीं सकते हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया कि पति के भाई, पति के पिता और अन्य रिश्तेदारों पर इन्होंने रेप के इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि मेरे देवर ने, मेरे जेठ ने मेरे साथ रेप करने का कोशिश किया, मेरे पति के पिता ने मुझे मोलेस्ट करने का कोशिश किया, छेड़छाड़ की कोशिश की। तो यहाँ पर 354 और 376 जैसे गंभीर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। वहीं पर कुछ लड़कियों ने इसका मिसयूज़ शुरू किया कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे शादी का झांसा देकर मेरे साथ रेप किया, 4 साल 5 साल तक रेप किया और अब वो मुझसे शादी नहीं कर रहा है। और इस तरह के इल्ज़ाम भी लड़कियों के द्वारा लगाए जाने लगे कि मुझे बहला फुसला कर वो ले गया होटल या फिर अपने घर या किसी भी स्थान पर और वहाँ ले जाकर उसने मेरा रेप किया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फेक रेप केस अगर आपके अगेंस्ट लगा दिया जाता है तो उससे कैसे आप बच सकते हैं और कैसे आपको इसका सामना करना है। क्योंकि इस तरह के केसेस में आपको धमकियाँ दी जाती हैं कि तुम्हें जेल भिजवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। और जिन लोगों पर ऐसे केसेस लगाए जाते हैं वो डर जाते हैं कि अब होगा क्या, कैसे होगा, कैसे इसको टैकल किया जाए। तो आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त लीगल भूत। और इस चैनल पर आपको मिलती है लॉ की सटीक और प्रैक्टिकल जानकारी आपकी आम बोलचाल की भाषा में। हम कोशिश करते हैं कि लीगल लैंग्वेज का प्रयोग ना किया जाए, जिससे कि आम बोलचाल की भाषा में आप लोग अच्छे से समझ सकें कि आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं और आपको लीगल का ज्ञान मिल सके। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को किसी ज़रूरतमंद के साथ ज़रूर शेयर करें। तो शुरू करते हैं वीडियो को। 2013 में रेप लॉज में अमेंडमेंट होने के बाद 53.2% रेप केसेस, जो कि अप्रैल 2013 से जुलाई 2014 तक रजिस्टर हुए थे, वो झूठे पाए गए एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि रेप एक्चुअली है क्या। अगर किसी महिला के साथ बिना उसके कंसेंट के, बिना उसकी मर्ज़ी के आप उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं या करने की कोशिश करते हैं, या फिर अगर आप उससे कंसेंट प्राप्त कर भी लेते हैं, उसकी मर्ज़ी प्राप्त कर भी लेते हैं, उसे बहकाकर, कोई नशीली दवाइयाँ खिलाकर या फिर कोई ऐसा झूठ बोलकर जो सत्य नहीं है, और तब आप उसका धोखे से कंसेंट प्राप्त कर उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, तो ये रेप माना जाता है। और जैसा कि हम इस वीडियो में झूठे रेप केस के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस तरह के एलिगेशन लड़की द्वारा थाने में जाकर लगाए जाते हैं और एक कंप्लेंट निकटतम किसी भी थाने में दे दी जाती है कि इस बंदे ने मेरे साथ बलात्कार किया, या फिर मुझे शादी का झांसा देकर मेरे साथ बलात्कार किया, या फिर मुझे बहला फुसला कर ले गए और मेरे साथ बलात्कार किया, या फिर मेरे पति ने अपने रिश्तेदारों को बुलवाकर मेरे साथ रेप कराया, या फिर पति के रिश्तेदारों ने मेरे साथ रेप किया। इस तरह के झूठे एलिगेशंस लगाए जाते हैं। अब जब इस तरह के एलिगेशन लगाए जाते हैं किसी भी महिला के द्वारा, तो पुलिस स्टेशन में उसकी एफआईआर दर्ज कर ली जाती है, जो कि बहुत आसानी से दर्ज हो जाती है। अधिकतर रेप केसेस में सबसे पहले पुलिस ऐसे पर्सन को जिसके ऊपर रेप का इल्ज़ाम लगाया गया है उसको अरेस्ट करती है। और जहाँ पर लड़के ने कुछ ना किया हो और उसकी गलती ना हो, उसने रेप ना किया हो, तो यहाँ पर अब लड़का भागा भागा फिरता है और बचते हुए घूमता है कि अब मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, किस तरह से अपने आप को बचाऊँ और किस तरह से अपनी जॉब, अपनी फैमिली, अपनी रेस्पेक्ट को बचाऊँ। क्योंकि जब एक पर्सन पर इस तरह के रेप के इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं तो उसको समाज में अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता है, उसकी जो प्रतिष्ठा है वो धूमिल हो जाती है।
तो अगर इस तरह के झूठे इल्ज़ाम आपके ख़िलाफ़ भी लगा दिए गए हैं तो यहाँ पर आप सेक्शन 438 के अंडर एंटीसिपेटरी बेल के लिए कोर्ट जा सकते हैं, या फिर आप सेक्शन 482 में हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और अपने खिलाफ़ हुई इस एफआईआर के ख़िलाफ़ आप रिट पिटीशन भी दायर कर सकते हैं। जब आपके ख़िलाफ़ इस तरह के एलिगेशन आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी पत्नी या आपके किसी रिश्तेदार महिला के द्वारा ऐसे एलिगेशन आपके ऊपर लगा दिए जाते हैं, तो आप उनसे हुई बातचीत, व्हाट्सएप चैटिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग, सीसीटीवी फुटेज जो भी आपके पास है, अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने के लिए वो सब संभाल कर रख लीजिए। वैसी डिवाइसेस को आप अपनी कस्टडी में लेकर संभाल के रखिए, जिससे कि आप कोर्ट में अपने आप को निर्दोष साबित कर सकें। सबसे पहला आप देखिए क्या महिला का मेडिकल हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में जो आरोप होते हैं वो ऐसे लगाए जाते हैं कि 6 महीने पहले मेरे साथ रेप किया, उस दिन मेरे साथ रेप किया। अब उनके पास ना तो मेडिकल होता है, और यहाँ पर जो एफआईआर में डिले होती है ये भी लड़के के पक्ष में ही आती है कि आपने अपना रेप होने के 1 साल, 2 साल, 6 महीने बाद एफआईआर दर्ज क्यों कराया। तो ऐसा डिले भी आपको रिलीफ दे सकता है। वहीं पर अगर एलिगेशन इस तरह के हैं कि मुझसे शादी का झांसा देकर रेप किया गया, तो आप यहाँ पर कैसे भी जो भी एविडेंसेस आपके पास हैं उनसे आप प्रूव करने की कोशिश करिए कि ऐसा कोई झांसा नहीं दिया गया था, जो भी हुआ है वो दोनों के कंसेंट से हुआ था। क्योंकि कई बार ऐसे केसेस में भी लड़के के ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगा दिए जाते हैं कि जहाँ पर एक लड़का लड़की दोनों एक प्रेम प्रसंग में होते हैं और उन दोनों के शारीरिक संबंध स्थापित हो जाते हैं, और जो कि उनका रिलेशन 3 से 4 साल 5 साल चलता रहता है। लेकिन बाद में अगर लड़के को ऐसा लगता है कि ये रिलेशन आगे काम नहीं करेगा, या फिर उसे लगता है कि मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, या किसी अन्य रीज़न से अगर वो अब शादी नहीं कर पा रहा है, तो इस तरह का जो शारीरिक संबंध स्थापित हुए थे उनको रेप नहीं माना जा सकता है। ऐसे कई अच्छे जजमेंट्स माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए हैं, आप उनका भी प्रयोग अपने केस में कर सकते हैं। कुछ प्रिकॉशंस हैं जो यहाँ पर अक्यूज़्ड को लेने चाहिए जिसको फॉल्सली अक्यूज़्ड बनाया गया है। एक तो उसे जो भी अक्यूज़र है उससे उसे दूर रहना है, उसको कोई भी व्हाट्सएप मैसेजेस, टेक्स्ट मैसेजेस, ईमेल कोई भी सेंड ना करें, उससे फ़ोन पे बात करने की कोशिश ना करें। और अगर ऐसा जो अक्यूज़र है वो आपकी कलीग है, आप ही के ऑफिस में काम करती है, तो कोशिश करिए आप दोनों कभी भी अकेले ना हों, कोई ना कोई आपके साथ रहे जो कि बाद में गवाह की तरह काम कर सके। दूसरा ये है कि आप स्ट्रॉन्ग रहें और अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें। इमोशंस में बह के कुछ भी उल्टा सीधा अक्यूज़र को ना बोलें। तीसरा, टेक्नोलॉजी का भरपूर प्रयोग करें, अपना जीपीएस लोकेशन हमेशा ऑन रखें, और जिससे कि आप ये ट्रैक कर सकते हैं कि आप कब कहाँ कैसे थे, ये आप प्रूव उससे अच्छे से कर सकते हैं। जिस समय की घटना अक्यूज़र बता रही हैं उस समय पर आप अपने मोबाइल की लोकेशन और उनके मोबाइल की लोकेशंस ये सब पुलिस से निकलवाएं। इन दिनों कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो पेमेंट्स हैं वो ऑनलाइन करिए। ये भी एक एविडेंस की तरह काम करती हैं कि इस समय आप उस जगह पर अवेलेबल नहीं थे जिस जगह की घटनाएं बताई जा रही हैं। चौथा, आप कोशिश करिए ये प्रूव करने की कि जो कंप्लेनेंट हैं वो हैबिचुअल लायर हैं, उनका ये बिज़नेस ही है कि ब्लैकमेल करना और एक्सटॉर्ट करना मनी को लोगों से, इस तरह के झूठे एलिगेशंस लगाकर उन पर। तो अगर इस तरह किसी महिला के द्वारा आपके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं तो आप उसके बैकग्राउंड को खोजने की कोशिश करिए कि क्या इसने ऐसा पास्ट में भी किसी और के साथ भी किया है। पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज, क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन में आप एक अच्छे एडवोकेट को हायर करिए जो कि कोर्ट में आपका पक्ष अच्छे से रख सके, जिससे कि आप ये प्रूव कर सकें कि जो एक्यूज़र ने मेरे साथ किया है वो बदला लेने के लिए किया है, ब्लैकमेल करने के लिए किया है, या फिर मनी एक्सटॉर्शन के लिए किया है। क्रॉस एग्जामिनेशन में आपके पास जो भी आपके एविडेंसेस है, बैंक स्टेटमेंट, सेल फोन हिस्ट्री, सोशल मीडिया, ये सब आप क्रॉस एग्जामिनेशन में सामने वाले से पूछिए और जितना हो सके झूठ को बाहर लाने की कोशिश करिए। छठा ये है कि अगर आप ये प्रूव करने में सफल हो जाते हैं कि जो एक्यूज़र है उसके पास एक मोटिव है आपको फॉल्सली इम्प्लिकेट करने का, इससे उसको कोई बेनिफिट होने वाला है, तो ये भी प्रूव करने की आप कोर्ट में कोशिश करिए, जिससे कि आपको 100% रिलीफ प्राप्त होएगा।
7 नंबर पर आप ये ध्यान रखिए कि आप ये कोशिश करिए प्रूव करने की कि इस तरह का जो सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ था वो कंसेंसुअल था, उसमें दोनों की ही सहमति थी। वहीं पर 8th पॉइंट ये है कि आप डिटेल में बताइए इवेंट्स को और पॉसिबल विटनेसेस के बारे में अपने एडवोकेट को, और ख़ुद भी इसका चिंतन करिए कि कौन कौन विटनेस हो सकता है आपके इस केस में, किस तरह से ये पूरी घटना हुई थी, आप उसको लिखिए और एवरी सिंगल पॉइंट आप लिखिए और उसे ध्यान से समझिए कि क्या ये आपके केस में आपको इनोसेंट प्रूव करने के लिए काफ़ी है या काम कर सकता है। इस तरह से आप एक फेक रेप केस से अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं। और जब आप ऐसे रेप केस से बरी हो जाते हैं तो उसके बाद आप IPC 211 और 499, 500 में ज़रूर कार्रवाई कीजिए ऐसे अक्यूज़र के ख़िलाफ़। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए जिससे कि सभी की मदद हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।